रेवड़ियों और आरक्षण की राजनीति ही सबसे बड़ी बाधा है। मैं इसको एक विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी जी। हमारा पड़ोसी देश चाइना हमसे आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत सारे मैंने आर्टिकल भी लिखे हुए, बहुत सारे पहले भी बातें हुई हैं। चाइना हमसे आगे क्यों है, चाइना आज विश्व की एक शक्ति, एक पावर क्यों है, उसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये जो डीजल और पेट्रोल है, सरकार के पास 30 रुपए लीटर आता है और सरकार 100 रुपए लीटर बेचती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, 70 रुपए लीटर सरकार जो है टैक्स लेती है इसके ऊपर। अगर चाइना में 50 रुपए लीटर तेल हो, जैसे हमारे यहाँ उद्योगों में 20 रुपए यूनिट बिजली, कि भाई हम जो है रेजिडेंस बिजली मुफ्त करेंगे, 100 यूनिट दे देंगे, 200 यूनिट दे देंगे, और चाइना में उद्योगों को बिजली 10 रुपए यूनिट मिलती हो, तो माल किसका सस्ता बनेगा? चाइना का सस्ता बनेगा कि भारत का सस्ता बनेगा? आप भी बताइए ना मुझे। चाइना का सस्ता बनेगा। एग्रीड आप इस बात से? मैं आप जो बात आप कह रहे थे, मैं कमेंट्स बॉक्स में भी चाहूंगा कि लोग अपने विचार प्रकट करें। अब जिसका माल सस्ता बनेगा उसी का बिकेगा, जिसका बिकेगा उसी की इंडस्ट्री चलेगी, जिसकी इंडस्ट्री चलेगी रोजगार धंधे तो वहीं पैदा होंगे। आप ये कहना बहुत आसान है, बी इंडियन बाई इंडियन। यहां तो आपने कह दिया, अरे भाई आप इराक में, ईरान में, चाइना, बांग्लादेश में, मालदीव में, नेपाल में क्या अपने माल को बेच पाएंगे चाइना के कंपैरिजन में? दुनिया में आज भी मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर मेरी बात कहीं गलत है कमेंट्स बॉक्स में जो एक्सपर्ट बनते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। आज देश को 75 साल से ऊपर हो गए आजाद हुए, देश का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिशिएट, जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा। हमारा आयात बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। लेकिन हमारे पास फिर भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। वो क्यों है? हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी प्रतिभाओं और योग्यताओं का पलायन हो रहा है। वो जो पैसे भेज रहे हैं उनकी वजह से हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? भाई हम अपना माल कैसे सस्ता और बढ़िया बनाएं, ग्लोबल विलेज है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ये कह दिया चाइना के माल के ऊपर हम जो है टैरिफ लगा देंगे या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, स्मगलिंग होना शुरू हो जाएगा। हैरानी की बात देखिए दीपक जी, चाइना का बाल पेन हमसे सस्ता बन रहा है, वो वहां बना रहा है। हमारा बाल पेन 10 रुपए में भी जो है हमारे को महंगा पड़ता है, और वो 2 रुपए में यहाँ ला के बेच देता है। कितनी हैरानी की बात है। फिर कहते हैं कि जी हमारे देश में सुई बननी बंद हो जाएगी। आपके देश में देश को कैसे आगे बढ़ाओगे जब आप बस बरसाओगे, 80 करोड़ लोगों को राशन दोगे, हैं, जैसे आप गैस मुफ्त दोगे, ये पैसे आएंगे कहाँ से? टैक्स ही तो लगा। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी। हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेन कंसर्न। कंपटीशन में आने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है कम कैसे करना है, ये हमको देखना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मजदूर की और किसान की समस्याएं हैं सबसे ज्यादा। पहले तो ये समझ ली कि हु इज पेइंग द टैक्सेस। टैक्स कौन देता है? कंज्यूमर, उपभोक्ता टैक्स देता है। मैं यहाँ टैक्स के ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जूते की फैक्ट्री है, मेरे घर जूता 100 रुपए का पड़ा, सब कॉस्ट लगा के। सरकार ने उसके ऊपर 20% जीएसटी लगा दिया, तो मैंने उसको बाजार में जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 100 पड़ी, 20% सरकार का टैक्स लगा दिया, 120। जो व्यापारी आएगा मेरे से उसको 130 रुपए का दूंगा, 10 रुपए अपने प्रॉफिट के मिलूंगा। अब आ जाइए, जो जो व्यापारी मुझसे 130 का लेके गया, वो जो कंज्यूमर को 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करके 140 का बेचेगा। टैक्स किसने दिया? 20%।
उद्योगपति ने दिया, व्यापारी ने दिया या कंज्यूमर ने दिया? जिसने जूता खरीदा उसी ने तो दिया ना। किसकी जेब से गया? और जो इंडस्ट्री में मेरी में एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, ये मान लीजिए, या वो इनकम टैक्स दे रहे, मेरी इंडस्ट्री चलेगी तभी तो मैं उनको लाख रुपए 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दूंगा, तभी तो सरकार को भी टैक्स दे पाएंगे। तो मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट रखूंगा? तो बात ये है कि जो है, जब तक के जो कंज्यूमर की जेब से जाता है, और इस कंज्यूमर में सबसे ज्यादा शोषण किसका हो रहा है? मजदूर और किसान का। मैं यहाँ पे एक किसान की एक बात लेकर चलता हूँ, बताता हूँ आपको। किसान ने 100 रुपए की फसल पैदा की, उस फसल को पैदा करने में उसका कुछ खर्चा लगेगा? बीज बोने में, कटाई में, बुआई में, पानी देने में मान लीजिए 20 रुपए लग गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है। उसका घर का खर्च 90 रुपए है, आमदनी 100 रुपए की है। 20 + 90 कितने बने? 100। याद रखना इस बात को, फिर आगे भी बात करेंगे। अब वो किसान तो 10 रुपए घाटे में चला गया, वो कर्ज लेगा। मजबूरी देखिए किसान की। हाँ, वो कहता भाई मेरी एमएसपी बढ़ाओ, भाई कम से कम 110 कर दो तो मेरा। मैं कहता हूँ 10 रुपए उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, उसकी 120 रुपए में एमएसपी होनी चाहिए, ये हम कहते हैं। अब सरकार कहती है भाई बात तो ठीक है, एक्सपर्ट से भी पूछ लिया, एमएसपी 120 रुपए कर दीजिए भाई। अब सरकार ने 20% जो है किसान की फसल की कीमत बढ़ा दी। अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है सरकार, वो पैसे लाएगी कहां से? अगर 20% कीमत किसान की बढ़ा देगी तो सरकार फिर टैक्स लगाएगी, सरकार फिर टैक्स लगाएगी, कहीं ना कहीं टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाएगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो जो किसान का बुआई का खर्चा अगर 20% भी बढ़ जाए, तो जो 20 रुपए पहले था वो 25 रुपए हो जाएगा। याद रखना मेरी बात, इस बात को। और जो वो बढ़ जाएगा, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो अब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। एमएसपी तो 120 कर दी, एमएसपी तो 120 कर दी आपने। 25 + 110 कितने हो गए आशा जी? 25 + 110 कितने हो गए? और एमएसपी कितनी है? पहले 10 रुपए घाटे में था, अब कितने रुपए घाटे में हो गया? तो ये समस्या तो का समाधान नहीं कर पाए आप। इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, हम वो भी बताना चाहेंगे। अगर मान लीजिए जो आपका ये राशन मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली मुफ्त दी जा रही है, और जो सरकार जो है 70 रुपए डीजल पेट्रोल पे टैक्स लिए जा रहे हैं, तो सरकार 20 रुपए फिर भी टैक्स ले रही है। 50% टैक्स रिड्यूस करने से, 50% कॉस्ट ऑफ डीजल कर रिड्यूस करने से 50 ना सही, 20% कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हर चीज के ऊपर। और ये जो मुफ्तखोरी है ये बंद कर दे, क्या होगा? अब जो, एक मिनट सुन लीजिए आशा जी, जो किसान हम कहते हैं 100 रुपए ही रहने दो भाई फसल की कीमत, जो उसका 20 रुपए खर्चा है, अगर उसमें 20% कॉस्ट कम हो जाए, 20% कॉस्ट कम हो जाए, तो 20 की जगह कितना रह जाएगा? 15। हाँ जी, 15 रह जाएगा। और उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो था, 90 की जगह अगर 20% कम कर दिया जाए तो 70 रह जाएगा। 70 और 15 कितने हुए? 85। और कीमत है 100 रुपए, किसान के 15 रुपए बच गए कि नहीं बच गए? हैं? ऐसे ही मजदूर है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो है सरकार के पास रेवेन्यू, अब मान लीजिए मैं आपको सरकार एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट, जब 100 रुपए यूनिट था, 70 रुपए टैक्स लेती थी, 10 बाइक थे, 10 लीटर पेट्रोल लिया एक ने, मान लीजिए 700 रुपए सरकार के पास टैक्स गया। जब
एक याद रखना मेरी बात को, जब जब 20 रुपये ये 50 रुपये यूनिट हो जाएगा तो 10 की जगह 50 बाइकें आ जाएंगी। जब सस्ता पेट्रोल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब वो 10-10 लीटर पेट्रोल भी लें तो जो 50 बाइक है, पहले पहले जो था, एक बाइक 10 बाइक थी, हाँ जी, 100 लीटर पेट्रोल ले रही थी। अब 20 बाइकें 500 लीटर पेट्रोल लेंगी, 20 बाइकें 20 रुपए यूनिट के हिसाब से 1000 रुपए टैक्स देंगी। दूसरा, और पहले 700 रुपए टैक्स आता था, 300 रुपए टैक्स बढ़ेगा। अब जब बाइकें खरीदेंगे लोग ज्यादा, बात को समझना थोड़ा सा, तो जो बाइक की इंडस्ट्री वो चलेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, लेबर ज्यादा लगेगी, तो ऑटोमेटिकली जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लेबर ज्यादा लगेगी, तो रोजगार भी ज्यादा पैदा हो, लेकिन अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो सब जगह अपने आप जो है वाह हो जाएगी। हमारा मतलब जो है, आप थोड़ा समझ रहे हैं, कोई गलत मैं बोल रहा हूँ, कहीं बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से सवाल आप कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिलहाल अंतरिक्ष और आरक्षण मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या राय है? मैंने तो देखिए अभी सारी बातें आप सब लोगों के सामने रखी। आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी की नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी दलित में प्रतिभा है और उसको इसलिए आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा कि ये दलित है, तो ये गलत बात है, फिर तो ये गलत बात है, फिर तो शोषण है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी में भी योग्यता और प्रतिभा है कि उसको पीछे धकेल के दलित को आगे आना चाहिए, चाहे उसमें योग्यता और प्रतिभा ना हो, ये भी गलत बात है। आरक्षण के मुद्दे पे मुझे इतना ही बोलना है। हाँ, भारत माता को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे विश्व की शक्ति बनाया जाए, कैसे इस भारत माता को दुर्गा बनाया जाए, ताकि कोई भी इसको गलत नजर से ना देख सके। तो एक छोटी सी बात से मैं इसका शुरुआत करना चाहता हूँ। एक, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे हरियाणा में एक कहावत आपने सुनी है, जैसे वो पूरे दुनिया में फेमस है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक व्यक्ति एक घर में घुस गया और उसने उसकी भैंस खोल ली। तो उसने कहा, खोल रहा है, उसने कहा भाई मेरे हाथ में लाठी है और आपने कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसने कहा भाई 2 मिनट ठहर जाएगा, रहा ठहर जाएगा। तो वो अपने अंदर क्या करके और अपनी दुनाली बंदूक ला के उसकी छाती पे रख दी। उसने कहा भाई आप बोल भैंस किसकी? बोला भाई भैंस उसकी जिसके हाथ में दुनाली बंदूक। शाली इसलिए बनाना चाहते हैं कि कोई भी हमारी आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचा सके, हमारी भैंस ना खोल सके। उस व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे तेरी भैंस की जरूरत नहीं है, अगर तूने मेरी भैंस की तरफ से खोलने की तो बात छोड़ दे, गलत नजर भी रखी तो चूची बच्चे समेत ऊपर पहुंचा। तो आज हम कहाँ खड़े हैं अपने इस देश में? चाइना के मुकाबले आज हम कहाँ हैं? चाइना ने हजारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी हड़प रखी है, उसके बावजूद भी वो हमें तंग कर रहा है। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा, कभी सिक्किम को, कभी भूटान को, कभी नेपाल को भड़का रहा है, कभी बांग्लादेश को। एक मालदीव देश जैसा देश जिसकी 10,000 भी आबादी नहीं है, उसको भी हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। तो आज हम विश्व में कहाँ खड़े हैं? और फिर हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, कभी उसके रशिया के सामने कि हमें हमारा रक्षा तंत्र मजबूत करो, कभी अमेरिका के सामने, कभी बोफोर्स से कि जो है स्वीडन से जो तोपे मंगवा रहे हैं, कभी फ्रांस से राइफल मंगवा रहे हैं। चाइना कहाँ है? उसके मुकाबले हम कहाँ हैं? एक बार जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान। तो हमें इस विश्व शक्ति बनने में सबसे ज्यादा क्या बाधा है?
जो मैं समझता हूँ, आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी चैनल वालों को अपने विचार संकट कीजिए कि दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हमें विश्व शक्ति बनने नहीं दे रही: आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति। आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। देश कभी शक्तिशाली नहीं बनेगा। और कौन सी ऐसी पार्टी है हमारी भारतीय लोक सेवक पार्टी को छोड़ के जो आरक्षण और रेवड़ियों की राजनीति नहीं कर रही?